दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वर्ष 2003, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2007 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2009। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2007। आप में से कई व्यस्त ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की बात करें तो इसका गठन मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हो। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। ये लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की जाती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्ष 2007। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, होमो नालेदी क्या है। आपके ऑप्शन है डायनासोर का कंकाल, प्राचीन मानव प्रजाति, पश्चिमी घाट में खोजी गई सांप की एक प्रजाति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्राचीन मानव प्रजाति। हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी ने अपने मृतकों को दफन किया होगा और एक गुफा में सार्थक प्रतीक बनाए होंगे। होमो नलेदी की बात करें तो होमो नलेदी वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में खोजी गई मानव की एक प्राचीन प्रजाति है। यहाँ वयस्कों, किशोरों और शिशुओं सहित कम से कम 15 व्यक्तियों के अवशेष पाए गए, जो इसे अफ्रीका में एकल होमिनिन प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह बनाते हैं। बता दें कि होमो नलेदी प्रजाति आदिम और आधुनिक विशेषताओं के संयोजन को प्रदर्शित करती है और यह आधुनिक मनुष्यों का प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये 3,35,000 से 2,41,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में अस्तित्व में थे। ये आकार अथवा कद काठी में छोटे थे और उनका मस्तिष्क भी छोटा था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी प्राचीन मानव प्रजाति। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है WC रोएंटजन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन या फिर एडवर्ड टेलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए WC रोएंटजन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एकल परमाणु की एक्सरे इमेजिंग की सहायता से एक तत्व की पहचान कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। WC रोएंटजन ने एक तरंग दैर्ध्य रेंज में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्पादन और खोज की, जिसे एक्स किरण के रूप में जाना जाता है। एक्स किरण की बात करें तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है। इसका उपयोग कर चिकित्सकों द्वारा किसी रोगी की त्वचा के माध्यम से उसकी हड्डियों की छवियों यानी इमेजेस को देखा जाता है। आज एक्सरे किरणें जैविक कोशिकाओं की इमेजिंग से लेकर कैंसर कोशिकाओं को मारने तक में सक्षम है। इससे जुड़े कुछ अन्य बिंदुओं को देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने आधुनिक भौतिकी के 2 स्तंभों में से एक सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया। वहीं सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जबकि एडवर्ड टेलर एक हंगरी अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए WC रोएंटजन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है। आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विश्व बैंक। विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के नवीनतम संस्करण में वैश्विक विकास वर्ष 2022 में 3.1% से घटकर 2023 में 2.1% होने का अनुमान है। साथ ही चीन के अलावा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पिछले वर्ष के 4.1% की तुलना में इस वर्ष 2.9% तक विकास दर धीमी होने की संभावना है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत में बेरोजगारी घटकर 6.8% हो गई, जो कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे कम है।
आइए जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट है। इसमें वैश्विक आर्थिक विकास एवं संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। विश्व बैंक की कुछ अन्य रिपोर्टों पर नजर डालें तो इनमें शामिल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे आपका प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है। वहीं मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मैला ढोने की समस्या से निपटने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नमस्ते योजना, प्राइड योजना, रोशनी योजना या फिर उम्मीद योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नमस्ते योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 766 में से केवल 508 जिलों ने स्वयं को मेला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है। नमस्ते योजना की बात करें तो इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। ये योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें शामिल है भारत में स्वच्छता या सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त बनाना, और स्वच्छता सेवा चाहने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों से सेवाओं लेने हेतु जागरूकता बढ़ाना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नमस्ते योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है बेलारूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया या फिर तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेलारूस। काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमारा सागर से जोड़ता है। ये एक मैरोमेक्टिय बेसिन के साथ विश्व में पानी का सबसे बड़ा निकाय है। बता दें कि एक मैरोमेक्टिय झील में पानी की परतें होती है जो अंतर मिश्रित नहीं होती। काला सागर की भौतिक भूगोल को समझें तो इसके सीमावर्ती देश हैं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इसे एक्सिन सागर के रूप में भी जाना जाता है। ये दक्षिण में पॉन्टिक, पूर्व में काकेशस और उत्तर में क्रीमियन पर्वत से घिरा हुआ है। अजोव सागर काले सागर के उत्तरी विस्तार को केर्च जलडमरू मध्य से जोड़ता है। इसका पानी जहरीला है और पानी में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण कमी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड संबंधित है। आपके ऑप्शन है नीति आयोग से, शिक्षा मंत्रालय से, भारतीय रिजर्व बैंक से या फिर वित्त मंत्रालय से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना है। ये नीति निर्माताओं और हितधारकों को वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ हासिल करने में सक्षम बनाता है। बता दें कि प्रारंभ में अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के भीतर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ये केंद्रीय बैंक को बड़े स्तर पर वित्तीय सीमा का अनुमान लगाने और उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके डेटा की जांच करके आरबीआई अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार कर सकता है और हितधारकों के साथ सहयोग कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? आपके ऑप्शन है 1911, 1913, 1915 या फिर 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 1915। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महात्मा गांधी द्वारा रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत के 130 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में 7 जून 2023 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 7 जून 1893 को महात्मा गांधी को नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग में एक ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया था। टिकट खरीदने के बावजूद एक यूरोपीय यात्री ने यह कहते हुए गांधी जी को वहां से हटाने की मांग की कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों में गैर गोरों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। नस्ली उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध हेतु यह घटना गांधी जी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी।
गौरतलब है कि 25 अप्रैल 1997 को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के योगदान की स्वीकृति में पीटर मैरिट्सबर्ग को स्वतंत्रता प्रदान की। बता दें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1915। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक्स-ला चैपल की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर वॉन्डिवॉश का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। चलिए एक्सप्लेनेशन से आई की बात को समझते हैं। पहले कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसकी अवधि 1740 से 1748 के बीच में थी। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। इसका कारण यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, अतः भारत में भी इस विरोध का असर पड़ा। ये युद्ध 1748 में समाप्त हुआ जब एक्स-ला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था और इसके बदले फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। बता दें कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।